रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गीता की शादी अनुज से हो जाती है और उसकी पहली रसोई में उसकी सास रजनी उससे बोलती है। गीता, बहू कुछ मीठा बना लो, आज तुम्हारी पहली रसोई है। सारा सामान यहाँ रखा है, इधर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये लो चीनी और सूजी और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हैं। रजनी गीता को रसोई में सारा सामान दिखा देती है और वहाँ से चली जाती है। गीता अपनी पहली रसोई की तैयारियाँ करती है और हलवा बनाती है, लेकिन गीता से हलवा जल जाता है और वो घबरा जाती है, जिसके बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद गीता जलेबियां बनाने लगती है। तभी उसकी सास वहां आती है और गर्मा गर्म जलेबियां देखकर खुश होती हुई बोलती है, अरे वाह बहू, तुझे तो जलेबी भी बनानी आती है। सासू माँ, मुझे जलेबियाँ खाने का और बनाने का हमेशा से ही बहुत शौक है। सबको गीता की रसोई में बनाई जलेबियां बहुत पसंद आती है। अनुज गीता से बोलता है, ये जलेबियाँ बनानी तुमने किससे सीखी हैं? जलेबियाँ बनाना मैंने मेरे पापा से सीखा था। मुझे जलेबियाँ खाना हमेशा से ही बहुत पसंद था। मैं 5 साल की थी तब अपने पापा के साथ घूमने गई थी। उससे पहले मैंने कभी जलेबी नहीं खाई थी। उस शाम मैंने एक जलेबी वाले को जलेबी बनाते देखा और खाने की जिद की। बस वो दिन है और आज का दिन है। मैं तो जलेबी की फैन हो बैठी हूँ। ऐसे ही हर शाम की तरह गीता रोज अपने पापा के साथ गर्मा गर्म जलेबियां खाने जाया करती थी। सालों साल बीतते गए और गीता बड़ी होने लगी। उसके पापा उसको अब बाहर घुमाने नहीं लेके जाते थे, लेकिन गीता के लिए जलेबियां लाना अभी भी नहीं भूलते थे। एक दिन जलेबी वाला वहाँ पर जलेबियां बेचना बंद कर देता है, जहाँ से उसके पिता उसे जलेबी खरीद कर देते थे। उसके बाद गीता को किसी की भी जलेबियां पसंद नहीं आती। एक दिन गीता के पापा सुनील ने उससे बोला, मैं तुझे जलेबी बनाना सिखाता हूँ। हम दोनों बाप बेटी मिलकर जलेबी बनाते हैं। इसी बहाने तेरे ससुराल में भी काम आएगा। तब से ही गीता को जलेबियां बनानी आ गई। जब वो जवान हुई तो उसके पापा ने उसकी शादी अनुज नाम के लड़के से कर दी। इस तरह गीता अपनी जलेबी बनाना सीखने की कहानी बताती है, लेकिन उसका पति जो कि थोड़ा बेवकूफ था, ये बात भी किसी को भी नहीं पता थी। ऐसे ही एक दिन जब गीता और अनुज बाहर घूमने जाते हैं, अनुज को पता होता है कि गीता को जलेबियां बहुत पसंद है। तभी जलेबी वाले को देखकर अनुज गीता से बोलता है, गीता, जलेबी खाओगी? हाँ, खा लूंगी अनुज जी। मगर पैसे तो नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है तो चलो रहने दो। अनुज कुछ सोचकर गीता को लेकर जलेबी वाले के पास जाता है और जलेबी वाले से बोलता है, अरे भाई, क्या भाव है जलेबी? भाई साहब 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो? इतनी महंगी? फ्री की दौलत समझ रखी है क्या? भाई साहब देसी घी की है। देसी घी की? फिर तो खाकर देखनी पड़ेगी। रहने दो अनुज जी, हमें नहीं खाने इतनी महंगी जलेबी। अरे मैडम, खा कर तो देखो। खा कर देखने के पैसे नहीं है। क्या खाकर देखने के पैसे नहीं है? फिर तो काम बन जाएगा। भाई साहब क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, आधा किलो दे दो, बढ़िया बढ़िया देना। दुकानदार अनुज को जलेबियां दे देता है। तभी अनुज बोलता है, पूरी दी है ना? कम बढ़ती तो नहीं है? बराबर तोली है ना? कम ज्यादा होगी भी तो मेरे बाप का क्या जा रहा है। दुकान पर ही खड़े खड़े गीता और अनुज जलेबियां खाने लगते हैं और सारी जलेबी खत्म कर देते हैं। दुकानदार जब अनुज से पैसे मांगता है तो अनुज बोलता है, पैसे? अबे कैसे पैसे? जलेबी के आधा किलो जलेबी के 20 रुपए दो। अबे चुप कर, अपना काम कर। हमने खाकर देखी, हमें अच्छी नहीं लगी तो पैसे क्यों दूं? तो आधा किलो जलेबी खा कर देखेगा। चुपचाप पैसे निकाल। लगता है तू पैसे नहीं देगा। इतनी देर में दुकानदार अनुज की पिटाई कर देता है और गीता उसे बचाने लगती है। फिर दुकानदार बोलता है, अब निकाल पैसे मेरे। ओ पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। इतनी देर में अनुज गीता को लेकर वहाँ से भाग जाता है और दुकानदार बोलता है, भाग तो गया 20 रुपए की जलेबी खाकर, पर 100 रुपए की मार भी तो खाकर गया। आगे से किसी को खिलाकर नहीं दिखाऊंगा। रास्ते में भागते भागते अनुज गिर जाता है और उसे थोड़ी सी चोट लग जाती है, जिसके बाद गीता बोलती है, अनुज जी, आपको पता है आपको ये चोट क्यों लगी? नहीं, बताओ जरा।
जलेबी वाले की बद्दुआ लग गई आपको। आपने उसके पैसे नहीं दिए थे ना। देखो अच्छा नहीं हुआ अब आपके साथ। अच्छा, अब तो मुझे बोल रही है बद्दुआ लग गई। ये ले फिर। आप मुझे क्यों मार रहे हो? तूने जितनी जलेबी खाई उतनी मैंने भी खाई, तो दुआ बद्दुआ तो दोनों को बराबर लगनी चाहिए। अब हिसाब बराबर हो गया। चल अब घर, किसी को कुछ मत बताइयो। अनुज और गीता घर आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। गीता का मीठा खाने का मन करता है और वो अनुज से बोलती है, आज मेरा मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है। प्लीज मेरे लिए कुछ ले आओगे, लेकिन हाँ इस बार पैसे लेकर जाना। हाँ बिल्कुल मेरी जान, अभी जाता हूँ लेने। पैसों की चिंता मत करा कर, बहुत पैसे हैं अपने पास, पैसों की कमी नहीं है। अनुज मिठाई की दुकान पर जाता है, लेकिन इस बार भी वो पैसे लेकर नहीं जाता। जब वो अपनी जेब चेक करता है तो उसमें पैसे नहीं होते, लेकिन मिठाई देखकर वो रुक नहीं पाता और वो हलवाई से बोलता है, लड्डू ताजे हैं? अभी अभी बना कर रखे हैं भाई साहब। हाँ जरा चखा कर दिखाओ, बढ़िया है, 2 किलो पैक कर दो। हलवाई 2 किलो लड्डू पैक कर देता है। अनुज की नजर अब बर्फी पर जाती है और वो बर्फी उठाकर खा कर देखता है और बोलता है, अरे वाह क्या मेवा है। ऐसा करो लड्डू कैंसिल कर दो और 2 किलो बर्फी पैक कर दो। अरे क्या जलेबी की खुशबू है। अरे ठहरिए, ऐसा करिए बर्फी कैंसिल कर दीजिए और गर्मा गर्म जलेबी पैक कर दीजिए। हलवाई अनुज को जलेबी दे देता है और बोलता है, अरे भाई जलेबी के पैसे तो दो। लेकिन जलेबी तो मैंने बर्फी के बदले ली है। तो बर्फी के पैसे दो। लेकिन बर्फी तो मैंने लड्डू के बदले ली है। तो लड्डू के पैसे निकालो। अरे जो चीज मैंने ली ही नहीं तो उसके पैसे क्यों दूं? हलवाई सोचने लग जाता है। अनुज वहाँ से निकल लेता है और हलवाई दूसरे रास्ते से जाकर अनुज को पकड़ ही लेता है और उसे खूब मारकर बोलता है, जल्दी पैसे निकाल जलेबियों के, इससे भी ज्यादा मार पड़ेगी वरना तुझे। अनुज के पास पैसे नहीं होते। हलवाई तरस खाकर अनुज को छोड़ देता है। अनुज अपनी इस हालत में घर आता है। तभी गीता उसे देखकर बोलती है, ये क्या हालत बना लिया आपने? मैंने आपको मिठाई लाने के लिए कहा था, पिटाई खाकर आने के लिए नहीं कहा था। चलो अब आराम कर लो। लगता है आपने इस बार भी पैसे नहीं दिए और जम के धुलाई कर दी उसने आपकी। चुप हो रही है या नहीं? या तुझे भी दूं मिठाई? आज के बाद जलेबी लेने नहीं जाऊंगा। इस जलेबी ने तो मेरी जलेबी बना डाली। इतने में ही वहाँ रजनी आती है और अनुज से बोलती है, तो मेरी बहू को क्या बोल रहा है? एकदम सीधी है मेरी बहू। हाँ जलेबी की तरह। क्या बोल रहे हो? दोबारा बोलना। मेरा मतलब जलेबी की तरह मीठी, चाशनी जैसी। इतनी मरी मरी आवाज में क्यों बोल रहा है? क्या हुआ तुझे और क्या हाल बना रखा है ये अपना? कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा थका हुआ हूँ। गीता का मीठा खाने का मन था तो जलेबी लेने गया था, कहीं जलेबी नहीं मिली। तभी रजनी अपने कमरे में चली जाती है और गीता अनुज से बोलती है। नई नवेली दुल्हन को लेकर मोनू घर आता है। सरला जैसे ही अपने बेटे को देखती है बहुत खुश होती है, लेकिन तभी उसकी नजर साथ में खड़ी लड़की पर पड़ती है और वो अपने बेटे मोनू से बोलती है, अरे बेटा, ये कौन है तेरे साथ? माँ, ये तुम्हारी बहू और मेरी पत्नी शीला है। इतना कहकर मोनू अपनी माँ को शीला से मिलने से लेकर शीला से शादी तक की सारी कहानी बताता है कि कैसे वो शीला से मिला और उसे उससे प्यार हो गया। ये सब सुनकर सरला कहती है, अच्छा बेटा, तो ये बात है। चल तू खुश है ना, तो मैं भी तेरी खुशी में खुश हूँ। चल अब मैं अपनी बहू का चेहरा तो देख लूँ। इतना कहकर सरला अपनी नई नवेली दुल्हन का घूंघट उठाती है और उसका चेहरा देखती है, जिसे देखकर सरला के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि शीला का रंग सांवला था। आय हाय मोनू बेटा, तेरी मती मारी गई थी क्या, जो इस जले हुए उपले को घर में उठा के ले आया? अरे कोई ढंग की लड़की नहीं मिली थी क्या तुझे? शीला देखने में तो सांवली थी, पर दिमाग से बहुत समझदार थी। गलत के खिलाफ आवाज उठाना उसकी आदत था और अपने हर काम में वो माहिर थी। उसकी हाजिर जवाबी से ही तो मोनू उसका फैन हुआ था, क्योंकि ना ही वो गलत कहती और ना ही किसी का गलत सुनती। इसीलिए वो अपनी सास के कड़वे बोल सुनकर उसे कहती है, माँ जी माफ कीजिएगा, पर आप ही बताइए, अगर मैं गोरी होती तो क्या अलग बात हो जाती। अरे मैं घर का हर काम करना बखूबी जानती हूँ, छोटे बड़ों की इज्जत करना भी जानती हूँ। आपको फर्क मेरे रंग से पड़ता है या फिर मेरे गुणों से? शीला के मुंह से ऐसे तीखे बोल सुनकर सरला आग बबूला हो गई और गुस्से में अपने बेटे मोनू से बोलती है, मोनू,
देख रहा है ना तू अपनी बीवी को कैसे जुबान चला रही है मुझसे। माँ, शीला सही कह रही हैं। आप उसके रंग को देखकर उससे नफरत कर रही हैं, जबकि ये तो भगवान की देन है। रूप पर खुद से कमाए, उसके गुण नहीं देखे। अपने बेटे को उसकी बीवी की तरफदारी करता देखकर सरला के मन में शीला के लिए चिड़न होने लगती है। वो बुरा सा मुंह बना के बहू का गृह प्रवेश करवाती है, जहाँ सरला अपनी बहू को जरा भी पसंद नहीं करती थी। इन सब के बावजूद भी शीला अपनी सास का पूरा दिन खूब ख्याल रखती, घर का सारा काम भी करती और शाम होने पर सास के पैर दबाती। कुछ समय बाद में मोनू की शादी की खबर पूरे आस पड़ोस में फैल जाती है, जिसके चलते सरला की पड़ोसन सीता घर आती है और कहती है, अरे बधाई हो सरला, सुना है मोनू बहू लेके आया है। भाई तूने तो बुलाया नहीं, सोचा हमें आके बहू के दर्शन तो कर ले। हाँ हाँ, तुम तो आओगी ही, तुम्हें तो मसाला चाहिए चुगली करने के लिए। अच्छा किया सीता बहन आ गई। अरे सरला, तेरी नई बहू आई है, मुंह दिखाई नहीं करवाएगी क्या? मुंह दिखाई करवाने लायक मुंह भी तो होना चाहिए ना। हाँ हाँ सीता बहन, करवाऊंगी मुंह दिखाई, लेकिन अभी बहू की तबीयत खराब चल रही है थोड़ी, मैं अपने आप ही बुला लूंगी सबको। चलो ठीक है, मुंह दिखाई पर ही मिल लूंगी तेरी बहू से। इतना कहकर सीता वहाँ से चली जाती है और बेचारी सरला इस सोच में पड़ जाती है कि अब इस मुंह दिखाई की समस्या से कैसे पीछा छुड़वाऊं। तभी वहाँ पर शीला आ जाती है और मुंह दिखाई की बात को सुनकर अपनी सास से बोलती है, माँ जी, आप मेरी मुंह दिखाई क्यों नहीं करना चाहती? अरे मुंह दिखाई करवाने के लिए शक्ल होनी चाहिए। तेरी शक्ल दिखा के मोहल्ले में अपना मजाक नहीं बनवाना हमको। मजाक? कैसा मजाक माँ जी? अरे रंग रूप सांवला होने पर अगर आपके आसपास के लोग आपका मजाक बनाते हैं ना, तो फिर तो उन्हें लाइन पे लाना बड़ा ही जरूरी है। तू ज्यादा मास्टरनी मत बन, समझी? लाइन पे लाएंगे सबको, बड़ी आई। सरला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। शीला भी बस इस बात से नाराज होती है कि सिर्फ सांवले होने की वजह से उसकी सास उसकी मुंह दिखाई की रस्म नहीं करवा रही है। शीला मोनू के पास जाती है और उससे कहती है, मोनू जी, आप ही बताइए, माँ जी मेरे सांवले रंग की वजह से मेरी मुंह दिखाई करवाने से डर रही हैं। वो नहीं चाहते कि मोहल्ले के सामने उनकी बेइज्जती हो जाए। अब आप ही बताइए, कितनी छोटी सोच है माँ जी की भी और मोहल्ले के लोगों की भी। हाँ शीला, तुम सही कह रही हो। और क्यों ना माँ के साथ साथ आस पड़ोस के लोगों को भी ये समझाया जाए कि इंसान की पहचान गुणों से होती है, रंग से नहीं। इतना कहकर मोनू शीला की मुंह दिखाई की रस्म के लिए एक प्लान बनाता है। वो घर के बाहर जाता है और आस पड़ोस में अपनी शादी के लड्डू बांटना शुरू करता है। तभी मोनू की एक पड़ोसन मोनू से कहती है, अरे मोनू बेटा, लड्डू ही खिलाता रहेगा या अपनी बहू की मुंह दिखाई भी करवाएगा? काकी, वो तो घर आकर माँ से पूछना, वही बताएंगी। मोनू के जाने के बाद दो पड़ोसन मोनू के घर आती है और सरला से मुंह दिखाई की रस्म की बात करती है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी पड़ोसन की बात को मानकर सरला को बहू की मुंह दिखाई की रस्म के लिए हाँ कहना पड़ता है। और सरला पड़ोसन से कहती है, ठीक है बहन जी, आने वाले मंगलवार को मेरी बहू की मुंह दिखाई है, बाकियों को भी बता देना और मैं भी न्योता भेज दूंगी उनको। दोनों पड़ोसने वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सरला मुंह दिखाई की रस्म को लेकर शीला से बोलती है, अरे ओ काली का लूटी बैंगन लूटी, हो जाइयो तैयार, अच्छे से तैयार हो जाइयो अपनी मुंह दिखाई के लिए। और हाँ, करवा दियो मेरी जग हसाई, क्योंकि काला सा मुंह देख के तो लोग मेरा मजाक ही बनाएंगे ना। शीला ने जो सोचा था वो हो गया। फाइनली उसकी मुंह दिखाई की रस्म हो रही थी। कुछ दिन बीतते हैं और मुंह दिखाई की रस्म का दिन आ जाता है। सभी औरतें सरला के घर आती है। सरला भी शीला को तैयार करके घूंघट में बाहर लेके आती है और बाहर बिठा देती है। सरला की पड़ोसन सीता सबसे पहले शीला की मुंह दिखाई के लिए आगे आती है। वो जैसे ही शीला का घूंघट उठाती है कि तभी बोल पड़ती है, अरे सरला बहन, बेटा तो तुम्हारा बहुत सुंदर है, बहू लाने में जल्दबाजी क्यों कर दी? जल्दी जल्दी में यही बहू मिली थी कि तुमको? सीता के घूंघट उठाने के बाद में सबने शीला का चेहरा देखा और वहाँ मौजूद सारी औरतें आपस में कानाफूसी करते हुए एक दूसरे से कहने लगती है, अरे ये तो कितनी सांवली है, सरला बहन की किस्मत तो फूट गई। सरला ये सारी बातें सुनकर शर्म से पानी पानी हो जाती है।
और अपना मुंह नीचे झुकाकर खुद से कहती है, जिसका डर था वही हुआ। अब ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे, रोज रोज मुझे ताने मारेंगे। शीला सबकी बातें सुनने के बाद में एकदम से चिल्ला के बोल पड़ती है, चुप हो जाइए आप सब लोग। अरे बहुत बोल लिया आप लोगों ने। मुझे समझ नहीं आता कि अगर लड़की गोरी हो और वो कोई काम ना जानती हो तो क्या वो परफेक्ट है, लेकिन अगर लड़की सांवली है और घर के सारे काम जानती है, सब कुछ करना जानती है, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है क्योंकि वो काली है ना? तू तो चुप ही हो जा, अब अपना मुंह खोल के मेरी और बेइज्जती करा रही है। इतने में ही वहाँ मोनू आ जाता है और बोलता है, माँ बेइज्जती नहीं करा रही, वो सच कह रही है। आखिर क्या कमी है शीला में? घर के सारे काम तो करती है और आपकी सेवा भी करती है। अरे इतना बुरा भला कहने के बाद भी वो अपने सारे काम समय पर कर देती है। और माँ बाहर आओ इस दुनिया से जहाँ रंग रूप को प्राथमिकता दी जाती है। और आप सब भी ध्यान से सुन लीजिए, इंसान का रंग नहीं उसके गुण ही सब कुछ होते हैं। माँ जी, मैं वादा करती हूँ कि मैं पूरी जिंदगी आपकी मन लगाकर सेवा करूंगी और आपके घर का और आपका और आपके बेटे का पूरा पूरा ख्याल रखूंगी। बस आप अपने मन से ये रंग रूप की और ये द्वेष भावना को त्याग दीजिए। सरला को अपने बेटे बहू की बात सही लगती है और वो उस टाइम को याद करती है जब शीला को बुरा भला कहने के बाद भी शीला ने उसकी खूब सेवा की थी, जिसके बाद उसको ये एहसास होता है कि वो किस तरह हीरे को कोयला समझ के ताने मार रही थी। तभी उनकी पड़ोसन कहती है, हमें माफ करना शीला बेटा और मोनू, ये लड़की सच में गुणों से भरी है। अपनी सास की सेवा करने में और घर संभालने में बहुत बड़ी बात होती है। पर आजकल की लड़कियां तो बेटों को अलग कर देती है सेवा के नाम पर। सच सरला बहन, बहुत भाग्यशाली हो तुम। मुझे माफ कर दे शीला बेटी, मैंने तेरे रंग रूप के चलते नजरअंदाज किया। शीला और मोनू का प्लान सफल हो जाता है और वो अपनी माँ के साथ साथ बाकी लोगों की सोच को भी बदल देते हैं। जिसके बाद शीला अपनी सास से कहती है, क्या माँ जी आप भी? भला माँ भी कभी बच्चों से माफी मांगती है क्या? शीला और मोनू की बातों को सुनकर सबकी सोच बदल गई। जिसके बाद शीला की मुंह दिखाई बड़े धूमधाम से पूरी होती है। सभी ने उनको आशीर्वाद के साथ साथ नए नए उपहार भी दिए। सबके जाने के बाद में सरला ने भी अपनी बहू को गले लगाया। फिर वो तीनों एक साथ प्यार से खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।